नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी। हर रविवार हम आपसे जुड़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर, जिससे आपकी जर्नी एज अ पेरेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग बने और हम आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा कर सकें। एकेडमिक सेशन की शुरुआत हो चुकी है। आई एम श्योर बच्चे बहुत एक्साइटेड होंगे। नए यूनिफॉर्म, नए स्कूल बैग, नई बुक्स सब लेकर तैयार हैं और दे आर रेडी टू स्टेप इनटू देयर न्यू ईयर। क्या आपको पता है कि आपका बच्चा जब घर से बाहर जा रहा है, क्या वो फिजिकली सेफ है? सोचिएगा इसके बारे में। बाहर जब बच्चा निकलता है घर से, कहीं भी जाता है, प्लेग्राउंड में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में, हमारे बच्चे को वो सुरक्षा मिले और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उसके लिए हमें उसे तैयार करना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में बात करना हम नॉर्मली पेरेंट्स बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। हमारे घरों में भी इस विषय पर बहुत कम बात होती है, लेकिन इस मैसेज का आप सब तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हमारे देश में बच्चों के साथ अब्यूज़ हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है, मॉलेस्टेशन हो रहा है, उसके आंकड़े जिस तरह बढ़ रहे हैं, हमें एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एज एन एजुकेटर, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हमारे बच्चे जो हैं, जो हम तक आ रहे हैं, वो सेफ रहें। आज इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं 3 एक्सपर्ट्स। चलिए उनसे एक मुलाकात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर मनीष गुप्ता। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी, धन्यवाद इस प्रोग्राम पर आपने हमें बुलाया। मनीष जो हैं, ये एक लाइफ चेंज कोच हैं, ये मेंटोर हैं, ये इमोशनल इंटेलिजेंस वर्कशॉप कंसल्टेंट हैं, ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ये एसोसिएटेड हैं ईडन कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज के साथ। ये गवर्नमेंट सेक्टर्स के साथ भी कोलैबोरेशन में काम करते हैं। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। थैंक यू मैम। मनीष जी के साथ जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो है डॉक्टर नताशा रिंतात्यांग। नताशा जी जो हैं, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और पिछले 15 साल से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। ये एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं। मिस्टर मुंजाल पटेल। मुंजाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुंजाल जो हैं, ये को फाउंडर हैं एडन कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज के और ये काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, और पिछले 1.5 साल से ये फर्म के साथ एसोसिएटेड हैं। मनीष जी, भारत में एक रिसर्च के द्वारा जो स्टैटिस्टिक्स दर्शाया गया है, उसमें लिखा गया है कि हर 155 मिनट पर 16 साल से नीचे के बच्चे के साथ रेप यानी कि दुष्कर्म होता है। क्या गंभीरता है इस विषय की और क्यों इस विषय पर हमें बात करनी चाहिए? जी मैम, बहुत धन्यवाद कि आपने ये सवाल किया, क्योंकि ये बहुत अहम सवाल है। 2017 से मैं पॉक्सो एक्ट एंड बच्चों के यौन शोषण पर अवेयरनेस स्प्रेड करने का काम कर रहा हूँ स्कूल्स में। काफ़ी स्कूल्स में मैंने 100 स्कूल से ऊपर काम किए हैं इस विषय में। देखिए क्या हुआ कि 2012 में जो पॉक्सो एक्ट लगा, पॉक्सो एक्ट जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, वो स्पेसिफिकली वो इसीलिए बनाया गया ताकि बच्चों के साथ अगर कुछ गलत होता है, सेक्सुअली अगर कुछ गलत होता है, यौन शोषण जो हम कहते हैं, उस पर कंप्लेंट किया जा सकता है। और ये इसलिए और भी ज़रूरी है क्योंकि हमें पहले ये समझना है कि ये एक्ट बना क्यों। 2012 के पहले जब भी बच्चे के साथ कुछ गलत काम होता था, तो अगर आप समझ लो कि कोई भी इंसान कोई बच्ची के चेस्ट पे या फिर और कोई प्राइवेट पार्ट में हाथ रखता था या इवन पेनिट्रेशन करता था, फिंगर के साथ या और कुछ, और ये केस कोर्ट में जाता था, तो जज के बुक में कुछ नहीं मिलता था एंड कोई स्पेसिफिक लॉज नहीं थे। उस ज़्यादा से ज़्यादा केस क्या लगता था, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, मतलब स्त्री के इज्जत को भंग करना, बस वो केस लगता था और वहाँ पे केस ख़त्म हो जाता। बट आप सोचिए उस बच्चे का ट्रॉमा, और जो लोग ये दुष्कर्म करते थे, ये गलत काम करते थे, उन्हें और हिम्मत मिलता था कि ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यही केस मिलेगा और क्या होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 2012 में फाइनली पॉक्सो एक्ट
का जन्म हुआ। जी। और इस एक्ट में ऐसा है कि हर एक छोटे छोटे वाक्य में स्प्लिट किया गया है। अगर आप हाथ रखोगे तो आपको ये जेल टर्म है, ये फाइन है। अगर आप पेनिट्रेशन करोगे, नॉट नेसेसरी ओनली विद द ऑर्गन, आप फिंगर से भी अगर पेनिट्रेशन करोगे या और कोई ऑब्जेक्ट से भी आप पेनिट्रेशन करोगे, इट इज कवर्ड अंडर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस, राइट। सो हर चीज के लिए एक अलग अलग एक्ट है और हर चीज के लिए अलग अलग सजा है। लेकिन कितने लोगों को ये बात पता है? बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है। मेंटल ट्रॉमा कैसा एक सदमा बन जाता है बच्चों के लिए, और हर बच्चे में ये क्षमता नहीं रहता है कि वो बच्चा ऐसे भूल पाए। बहुत बच्चे इसी को लेके ग्रो अप करके टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, सेल्फ बिलीफ कम हो जाता है, कुछ नहीं कर पाते हैं लाइफ में। तो ये बहुत ही एक अहम मुद्दा है कि ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ा तब मिलेगी जब अवेयरनेस स्प्रेड होगा, और जब अवेयरनेस स्प्रेड होगा तब रिपोर्टिंग होगी, और उसके बाद ही सज़ा मिलेगी। जब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए थैंक यू वेरी मच कि आपने ये सवाल किया। ये बहुत अहम सवाल है। हमेशा शायद बहुत सारे लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन जो सेफ्टी है, क्या आप सोच सकते हैं कि जब आप एज अ वर्किंग पेरेंट, और मैक्सिमम आजकल फैमिलीज में सारे ही वर्किंग पेरेंट्स हैं, बच्चे बाहर केयर टेकर्स के साथ रहते हैं, बच्चे बाहर जाते हैं, किसी और के रिलेटिव्स के घर पे भी कई बार पेरेंट्स ड्रॉप करके फिर ऑफिसेज जाते हैं। हम कभी नहीं सोचते हैं कि ऐसा कुछ अनसेफ हमारे बच्चे के लिए होगा। हम चाहते भी नहीं है कि ऐसा हो, कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस्ड। लेकिन ऐसे सिचुएशन में अगर कुछ होता है और बच्चा इतना छोटा है कि समझ ही नहीं पा रहा है, तो हम उसकी सेफ्टी कैसे सिक्योर करें, उसके लिए इस एक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। जुड़ेंगे मुंजाल के साथ। मुंजाल, आप एडन सर्विसेज के साथ जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले इस जो फाउंडेशन है, इसका जो ये आपकी जो सर्विसेज हैं, इसका मकसद क्या है और किस तरह ये रिलेटेड है पॉक्सो एक्ट के साथ? राइट, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड डिस्कस दिस टॉपिक इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। हमारी कंपनी जो शुरू हुई थी, हमारा मकसद ये था कि अपब्रिंगिंग प्रोसेस में हम बच्चों के साथ या पेरेंट्स के साथ जुड़ के काउंसलिंग सर्विसेज के थ्रू अपब्रिंगिंग प्रोसेस अलोंग विद द करियर काउंसलिंग, इसको हम आगे बढ़ाए। तो ये जर्नी के साथ साथ हमने कई सारे स्कूल और कॉलेजेस में काम किया, बट कुछ बच्चे ऐसे आते थे, जैसे मनीष जी ने बताया, कि जो ये एक्ट के थ्रू अवेयर नहीं थे, या बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं कि जिनको ये पता नहीं है कि एक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये एक्ट का फायदा स्कूल को एज ए CSR भी क्या हो सकता है। बिकॉज आप स्कूल अगर ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा और पुराना है, और अगर वो एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस चीज को देखेंगे, तो अगर एक बच्चे को ये पता है कि मेरे राइट्स क्या है और इसको मुझे कहाँ पे रिपोर्ट करना है, तो अवेयरनेस अगर स्कूल के पास होगा तो ही वो बच्चे के पास और पेरेंट्स के पास जाएगा। तो हमारा इंटेंशन अभी कंपनी का यही है कि हो सके उतना हम जितने स्कूल्स के साथ जुड़े, जितने पेरेंट्स को हम ये चीज बताएं, ताकि ये चीज को हम रोक सके। हमें एक डर फैलाना है उन लोगों के लिए जो ये एक्ट करने के लिए पहले मोटिवेट होते थे। जैसे मनीष जी ने बताया कि उनके लिए कोई लॉ नहीं था, तो लॉ इसलिए जरूरी है, और लॉ आने के आज 10 साल हो गया। वी आर सिटिंग इन 2022, और बहुत सारे ऐसे स्कूल और कॉलेज है या स्कूल के जो ओनर्स है, उनको भी ये चीज पता नहीं है कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसको एक टैबू के फॉर्म में कंसिडर ना करके, इसको एक आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे, और जैसे एक साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंस है बच्चे की लाइफ में, कि ये एक्ट होने के बाद उसका जो आउटर जर्नी है फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज टू कॉर्पोरेट, जहां पे भी वो जाता है, ये चीज को हमेशा अपने साथ रखता है। तो ये ना हो, इसको कैसे हम रोके, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर नताशा, हम हमेशा फाउंडेशनल ईयर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते आए हैं, और हम एज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी यही ट्राई करते हैं कि ऐसे सालों में बच्चों को सबसे बेस्ट एक्सपीरियंसेस देने चाहिए। एंड एज अ पेरेंट आई थिंक वी ऑल बिलीव इन दैट कि हर एक्सपीरियंस जो बच्चे को मिलता है वो पॉजिटिव हो, जहाँ भी जाए सब अच्छा ही मिले और बेस्ट ही मिले। लेकिन ऐसे समय में, इन सालों में, इतने छोटे बच्चों के साथ जब भी कोई मोलेस्टेशन की एक्ट होती है, या सेक्सुअली उनको हरेस किया जाता है, या छेड़छाड़ की जाती है, किस तरह की छाप ये उस बच्चे के दिल में, दिमाग पे, उसके मानसिक और शारीरिक संतुलन पे छोड़ जाता है?
एब्सोल्युटली, ये अगेन बहुत ही ज़रूरी सवाल है सबको समझना, क्योंकि जो हमारा मानसिक विकास होता है, राइट, और हमारा जो साइकोलॉजिकल हेल्थ जो होता है, उस पे समथिंग लाइक दुष्कर्म जी या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो हम बोलते हैं, जी वो उसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग स्टैंडिंग है, राइट राइट। और हमें कैसे पता चलता है? जब लोग हमारे पास आते हैं एज अडल्ट्स, तो वो एंजाइटी, डिप्रेशन राइट। के साथ आते हैं। जी बहुत जैसे लोगों के साथ उनकी बनती नहीं है, राइट राइट, या मैरिज में प्रॉब्लम, सेक्सुअल इंटीमेसी नहीं कर पाते हैं, सेक्सुअल हेल्थ नहीं होता है, या उनके बहुत झगड़े होते हैं हस्बैंड्स के साथ, जी राइट। अगर हम ये प्रॉब्लम्स के साथ हमारे पास आते हैं और जब हम बात करते हैं और हम समझते हैं उनकी जीवन को, तब हमें पता चलता है कि उनके साथ क्या ट्रॉमास हुए हैं। और कई बार हमने देखा कि अ लॉट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स ये चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज की वजह से हुआ है, राइट। तो अडल्टहुड पे काफ़ी गहरा असर होता है, और ये इसकी जो ट्रीटमेंट है वो लॉन्ग टर्म है। जी हीलिंग जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इससे मतलब हील होना या रिकवर होना ये बहुत ही लंबी प्रोसेस है। एक बच्चा जब होता है तो कई बार क्या होता है, बच्चा बता नहीं पाता है, जी या उसको लगता है कि ये कुछ गलत हुआ है मेरे साथ, लेकिन वो समझ नहीं पाता है, उसको ये एहसास होता है कि गलत है। तो बच्चे में हम क्या प्रॉब्लम्स देखते हैं? अगेन, वो स्कूल जाना मना करता है, उसके ग्रेड्स या उसके मार्क्स कम हो जाते हैं, बेड वेटिंग हो सकता है, कंप्लेन कर सकता है मेरा स्टमक पेन कर रहा है, मेरा हेडेक हो रहा है। बच्चे एंजाइटी और डिप्रेशन के प्रॉब्लम नहीं बताएंगे जैसे अडल्ट्स बता सकते हैं कि हाँ मुझे इससे परेशानी है, मुझे ये काम पे ये परेशानी होता है। बच्चे की परेशानी उनके बिहेवियर से हमें समझ में आता है, वो एकदम चुप चुप हो जाते हैं, वो खेलने नहीं जाते हैं। चाइल्डहुड डिप्रेशन भी एक बीमारी है, लेकिन उसको पहचानना मुश्किल है। और कई बार जब बच्चे इस प्रकार के व्यवहार हमें दिखाई देता है, तो मतलब हमें थोड़ा सा और बच्चे पे ध्यान देना चाहिए, उनके साथ बात करना चाहिए कि क्या हो रहा है। जी अक्सर क्या होता है कि फैमिलीज में कई बार जो हमारे बच्चे के माता पिता है, फैमिलीज है, बच्चे की बात को अहमियत नहीं देते। वो मानते नहीं है कि ऐसे कुछ हो सकता है। क्यों? कई बार वो परपेट्रेटर जो है, जो मतलब जो दुष्काम करता है, वो फैमिली मेंबर है, राइट। कई बार इट इज जैसे आपने बताया कि बाहर हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, ऐसा नहीं है। घर के अंदर ही हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं भी हो सकते हैं, करेक्ट, राइट। तो कई बार वो फैमिली मेंबर्स है, और वो मेंबर्स या तो कोई अडल्ट बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग है, या तो एक इम्पोर्टेंट अथॉरिटी वाले हैं, या जो एक पैसे लेके आते हैं घर पे, राइट। तो ये सारे डिलेमास या दुविधाएं आ सकती है एक फैमिली के अंदर में, राइट। और कई बार माता पिता बच्चे को वो वैलिडेशन या वो सपोर्ट नहीं देते, जिसकी वजह से ये एक और ज़्यादा सदमा होता है बच्चों के लिए, राइट। तो इसका जो अगर इम्पैक्ट है ये लॉन्ग टर्म है, द इम्पैक्ट इज लॉन्ग टर्म, जो उनके अडल्टहुड पे भी आ सकता है, उनके पर्सनालिटी के फंक्शनिंग में भी आ सकता है, जी, राइट। तो ये एक बहुत ही गंभीर इशू है, और हमें इसको एड्रेस करना ही चाहिए, हमें इसके बारे में चर्चा और बात करनी चाहिए, जी, चाहे इस लेवल पे हो या चाहे माता पिता और बच्चों के लेवल पे हो या स्कूल के लेवल पे हो। It has the conversation, the discussion has to begin. ये लेवल पर सोचना शायद कोई पेरेंट चाहता भी नहीं है, Right. एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। आई थिंक वो भी हो सकता है, क्योंकि पेरेंट ही जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर बच्चे के लिए भी अपने आप को, पेरेंट को प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल बन जाता है। जहां आपने बात की ऐसे दुष्कर्म होने की, या फिर हम मोलेस्टेशन की बात करते हैं, तो मनीष जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल स्कूल्स में बहुत ही कॉमन टॉपिक हो गया है गुड टच और बैड टच। तो इसके ऊपर स्कूल्स में आजकल बात की जाती है, साल में एक बार एक वर्कशॉप की जाती है जहां बच्चों को बताया जाता है कि इसको गुड टच कहते हैं, इसको बैड टच करते हैं। तो क्या साल में एक बार की हुई चीज बच्चों को याद रहेगी, या इसके बारे में आपका क्या सोचना है? जी, पहले मैं कुछ ऐड करूंगा डॉक्टर साहब ने जो कहा उससे।
उन्होंने कहा कि मोस्टली परपेट्रेटर्स मतलब जो गलत काम करते हैं वो घर में ही रहते हैं। वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इवन इंडिया का जो स्टैटिस्टिक्स यह कहता है कि 90% ऑफ दोज 90% लोग जो ये गलत काम करते हैं वो जान पहचान के लोग ही होते हैं, और उनमें मोस्टली घर वाले ही होते हैं। से आप बोलिए फादर, ब्रदर, चाचा, मामा, ताऊ, कज़न, क्लोज फैमिली मेम्बर, नेबर, और जो लोग आपके यहाँ रेगुलरली आते हैं, इलेक्ट्रिशियन, वाटर बॉय, प्लम्बर, जो आप रेगुलरली देखिए, अगर आपके घर के अंदर कोई एल्डर आ रहा है बार बार और आपका छोटा बच्चा है, 4-5 साल का बच्चा है, आप तो ये नहीं सिखाओगे ना बच्चे को कि उसे नाम से बुलाए, आप बोलेंगे या तो भैया बोलो या अंकल। तो जब बच्चा भैया या अंकल बोलता है उसे लगता है ये भी फैमिली मेम्बर है, राइट? तो वो एक लीगैलिटी सॉर्ट ऑफ हो जाता है, तो फिर वो उस बात का फ़ायदा उठाते हैं और फिर कंप्लेन जब करते हैं मोस्टली या तो विश्वास नहीं करते हैं पेरेंट्स, या अगर उन्हें पता भी है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है एंड क्लोज फैमिली मेम्बर ने किया है, तो फिर वो चाहते हैं कि ये बात घर में ही रह जाए, और अल्टीमेटली कौन सफ़र करता है? बच्चा। एंड जो काम ये करता है वो रोकता नहीं है, इससे थोड़े दिन के लिए रुकता है, फिर से चालू हो जाता है, और बच्चा बेचारा फिर एक्सेप्ट कर लेता है, मेरी तो तकदीर यही है, और एक्सेप्ट कर लेता है। बहुत बार ये होता है। छोटे बच्चे हैं जब स्कूल ज्वाइन करते हैं, हम उन्हें नर्सरी राइम सिखाते हैं, बाबा ब्लैक शीप। क्या टीचर एक बार सिखा के रोक देते? नहीं। जो नर्सरी राइम इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, क्या बच्चा 15 साल का होके बाबा ब्लैक शीप बोलने वाला है, या जॉब में जाके बाबा ब्लैक शीप बोलने वाला है? नहीं। उसको आप जब तक पढ़ाते रहते हैं जब तक बच्चे के दिमाग में घुसता नहीं है। ये एक बहुत अहम बात है। छोटे बच्चों को आपको रेगुलरली ट्रेन करना ज़रूरी है। और आपने जो टच की बात कही थी, आज तक 95% ऑफ द स्कूल्स को ये नहीं पता है कि वो गुड टच बैड टच नहीं होता है, सेफ टच या अनसेफ टच होता है। देखिए, ये अच्छा टच बुरा टच कुछ नहीं होता है। क्या ये टच मेरे लिए सुरक्षित है या क्या ये टच मेरे लिए असुरक्षित है, आपको ये सिखाना है बच्चे को। और ये भी सिखाना है कि ज़रूरी नहीं है कि घर के जो लोग हैं वो अगर ऐसा टच करें तो वो सुरक्षित है क्योंकि वो घर के लोग हैं। तो ये उन्हें नॉलेज कैसे मालूम होगा? जब तक आप इस नॉलेज को नहीं स्प्रेड करोगे, जब तक आप बच्चों को नहीं बताओगे कि ये टच कोई भी करे, भले फादर करे या भाई करे या मामा करे, चाचा करे, गलत है, ये आपके लिए असुरक्षित है। तो ये नॉलेज देना ज़रूरी है। ये ज्ञान अगर आप नहीं दोगे बच्चे को कैसे पता चलेगा? मोस्टली 12-13 साल के अंदर के बच्चों के साथ, जब स्पेशली 12 साल के बच्चों के साथ जो दुष्कर्म होता है, जो गलत काम होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, इसलिए क्योंकि घर वाले करते हैं। तो इसीलिए जो नॉलेज है, जो उसको स्प्रेड करना है, चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ के बारे में जो अवेयरनेस है, हर स्कूल में इसे कंपलसरी बनाना चाहिए। देखिए, उससे बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी बच सकती है। बच्चे सीख सकते हैं कि मैं अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करूं, कैसे मैं अपने आप को सेफ रखूं, और फिर जो गलत काम करने वाला है वो भी शायद वहाँ पर बंद कर देगा, हिम्मत भी नहीं होगी आगे करने की। उस साथ ही साथ अगर हम बच्चों को लॉ भी सिखा देंगे तो बच्चा हिम्मत से अपनी हिफाजत कर सकता है। इसीलिए ये बहुत अहम बात है कि हर बच्चे को पॉक्सो एक्ट क्या है, सेफ एंड अनसेफ टच क्या होता है, मतलब सुरक्षित और असुरक्षित टच क्या होता है, ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। और ये हम कहाँ कर सकते हैं? स्कूल्स में। क्यों स्कूल्स में? क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ कम से कम 500, 1000, 2000, 3000, 5000 बच्चे इकट्ठा मिलेंगे आपको। ये कोई पोलियो ड्रॉप नहीं है जहाँ आपने डोर नॉक किया, मुंह में 2 बूंद डाल दी और अब चले गए। ऐसा नहीं होता है, बराबर? आपको एजुकेट करना पड़ेगा। तो जब छोटे बच्चे हैं उन्हें एटलीस्ट वंस इन 30 डेज, वंस इन 45 डेज रेगुलरली आपको उन्हें सिखाना चाहिए। तो इसका फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे क्लास बढ़ता है इसका फ्रीक्वेंसी कम हो सकता है, क्योंकि बड़े बच्चे रिटेंशन ज़्यादा करते हैं, छोटे बच्चे बहुत प्लेफुल रहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहता है, भूल जाएंगे। तो उनके लिए आपको ये रेगुलरली करना चाहिए। जैसे जैसे क्लास बढ़ता है आप थोड़ा you can make the time frame 5th and 6th standard को once in 4 months or once in 5 months, and then 8th, 9th, 10th probably you can do it साल में 2 बार, बट ये करना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। आपकी जो सर्विसेज हैं ये स्कूल के साथ भी काम करती हैं, राइट? जी। अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? कितनी स्कूल्स इसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करती हैं और आपको कहती हैं कि नहीं, हमें इस तरह की ट्रेनिंग हमारे बच्चों को देनी है?
देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि जो स्कूल रिप्रेजेंटेटिव जितने भी है अपने जी। गुजरात के अंदर, जी। और हम लोग आउट ऑफ गुजरात भी काफ़ी सारी जगह पे काम करते हैं, तो पॉक्सो एक्ट के अंदर क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, क्या चीज़ें एक्सक्लूडेड है, इसका नॉलेज बहुत कम लोगों को है। अगर मैं परसेंटेज पे बात करूं तो हार्डली 5 to 10% स्कूल्स आर अवेयर कि पॉक्सो एक्ट कंपल्सरी करना चाहिए। So there is a guideline from the CBSE direct that every CBSE school has to do POXO Act activities, as well as they should have POXO body within the school. राइट। तो हमारे जितने भी अभी तक के प्रोग्राम्स हुए हैं, जहाँ पे भी हमने अप्रोच किया है, दे वर नॉट अवेयर, इवन एज आई टोल्ड यू 5 to 10%। इससे ज्यादा मतलब हमारे लिए शॉकिंग न्यूज और कोई नहीं हो सकते कि इतनी अहम चीज जो बच्चों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पे इतना डिस्कशन कर रहे हैं, उनको बहुत सारे साइंस प्रोजेक्ट्स, मैथ्स प्रोजेक्ट्स पे हम काम करवा रहे हैं, लेकिन ये जो बेसिक चीज है जिसके ऊपर हम कभी सोसाइटी में बात नहीं करते, अगर कोई करता है तो उसको रोकते हैं। अगर स्कूल का बच्चा टीचर के पास कंफर्टेबल नहीं है तो वो किसके पास अपनी कंप्लेन लेके जाएगा, बिकॉज पेरेंट्स से पहले से ही वो रिजेक्शन उनको मिल गया। अगर टीचर से कंफर्टेबल है, टीचर इज लॉ को लेके अवेलेबल है, प्रिंसिपल अवेलेबल है, तो बच्चे का दूसरा अगर स्कूल हम बोलते हैं ना, तो वहां पे वो कंफर्टेबली बात कर पाएगा। और हो सकता है कि अगर हमने 50 बच्चे को ये चीज एक साथ सिखाई है, तो एटलीस्ट बच्चे भी अंदर अंदर अपने से डिस्कशन करेंगे ना, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे कि ये गलत है, ये मत करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा इंटेंशन जैसे मनीष जी ने बताया कि जो इनसाइडर है उनको डराना बहुत जरूरी है। बिकॉज आप ये बोलोगे कि आपको पता नहीं है कि ये लॉ एप्लीकेबल है या नहीं है, आप ऐसे हाथ खड़े कर दोगे तो लॉ विल बी एप्लीकेबल। इट्स नॉट देयर कि आपको लॉ पता नहीं है और आपने एक्ट कर दिया तो आप इससे बच जाओगे। सो जो मोस्ट ऑफ द केसेस, जैसे हमने केस स्टडीज हमारे पास बहुत सारे हैं जहां पे हमने ये देखा है कि देयर आर सपोर्टिंग स्टाफ ऑफ द स्कूल, जैसे मनीष जी ने बताया कि प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन जो नोन है आपके घर में या आपके बच्चे के साथ वो एक्सेसिबल है, वही लोग सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ द केसेस में कल्प्रिट पाए जाते हैं। ये स्टडी बोलती है, हम रेंडमली किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहे, बट ये मेजोरिटी केसेस में ये पॉसिबल है। तो जब तक आपको एक्ट नहीं पता है, आपके जो हक है या आपका जो ड्यूटी है वो नहीं पता है, तब तक आप इसको कैसे रोकोगे वो आई डोंट नो। तो हमारा इंटेंशन प्रिवेंशन फैसिलिटीज जो होती है, जैसे सिक्योरिटी हम रखते हैं घर पे, तो चोरी रोकने के लिए रखते हैं ना, इसी तरह से ये एक्ट का प्रिवेंशन नॉलेज फॉर स्कूल स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वेरी ट्रू। हम अभी जहाँ पे भी मेंशन कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भाई, फादर, मामा, अंकल, तो यानी कि यहाँ पे जो टारगेट है वो लड़कियां हैं। क्या लड़के सेफ हैं? बिल्कुल नहीं। ये शायद ये हमारी सोच है कि लड़कियां ज़्यादा अनसेफ है जी, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो छोटे लड़के, उनका भी शोषण होता है जी, एंड कम उम्र से ही होता है जी, और घर वाले ही होते हैं, लेकिन शायद ये ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता है क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, हमारे कल्चर में लड़के को उनको स्ट्रॉन्ग माना जाता है, या ऐसे चीज़ें को कंप्लेन या अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना है। तो इसलिए ये हमें बहुत बाद में पता चलता है, एटलीस्ट जो हमारे अडल्ट केसेस जब आते हैं तो तब ये अनुभव वो बताते हैं हमें जी। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि लड़के हमारे जो छोटे लड़के बच्चे हैं वो सेफ है। ये भी बिल्कुल गलत है कि उनके साथ शोषण नहीं होता, ये हमारी गलत सोच है। डेफिनेटली एक और चीज़ है कि शायद लड़कियों को ज़्यादा रिपोर्टिंग होता है, बहुत सारे बच्चों जो लड़के बच्चे उनका रिपोर्टिंग नहीं होता है जी। बट ओवरऑल अगर हम देखें जो चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ है हमारे देश में या शायद दूसरे देशों में भी है, जो डेटा हमें बताती है कि बहुत सारे अंडर रिपोर्ट होता है, तो मतलब रिपोर्ट ही नहीं होता है। तो जो आंकड़े हैं हमारे, जो स्टेटिस्टिक्स है, हम शायद उनके ऊपर पूरी तरह से भरोसा भी नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा बिल्कुल हो सकता है। So there is a study that says it is between 18 and 50%, 18 से 50% तक हो सकता है हमारे देश में।
हो सकता है, लेकिन जो रिपोर्ट है वो बहुत कम है, बिकॉज दिस गोज अनरिपोर्टेड। राइट राइट। मनीष जी, आप प्रिवेंशन पे काम करते हैं तो जी। डेफिनेटली आपको इतना तो पता होगा कि ये जो बच्चे हैं, ये ज्यादातर टारगेट कौन सी क्लास के बच्चे इसमें हो जाते हैं? अगर हम जैसे हमारी कहीं कहते हैं ना कि हमारी अच्छी वेल टू डू सोसाइटीज में कुछ चीजें बाहर आती हैं, कुछ नहीं आती हैं, पर ज्यादातर कौन से क्लास के बच्चे इसका भाग यानी इसका भोग बनते हैं? यह एक बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि आप जब स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, एंड डॉक्टर साहब भी इस बात का एक्सेप्ट करेंगे, 6 महीने के साथ के बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ है, राइट फ्रॉम 6 मंथ ओल्ड चाइल्ड, जहाँ जिसके बॉडी पार्ट्स पूरे डेवलप भी नहीं हुए, स्पेशली जो सेक्सुअल बॉडी पार्ट्स है वो भी पूरे डेवलप नहीं होते हैं, उनके साथ भी। तो मतलब इतनी गंदगी है अपनी सोसाइटी में, राइट। तो भले 6 महीने के हो या 5 साल के या 7 साल के, लेकिन डेफिनेटली वंस बच्चे लोग थोड़े डेवलप होना चालू करते हैं फिजिकली, दे आर टारगेटेड मोर, डेफिनेटली दे आर टारगेटेड मोर। तो बट हम जब प्रिवेंशन की बात करते हैं तो मेरा ये मानना है, एंड आई एम श्योर, और ये जो साथ में है हमारे हैं ये भी अग्री करें, कि जब आप छोटे बच्चे को ये बोल सकते हो कि बैठो, खड़े हो, खाना खाओ, ये करो, आप उसी टाइम से आप सिखा सकते हो। मैंने खुद विटनेस किया है कि 3 साढ़े 3 साल की बच्ची भी समझ के सेफ एंड अनसेफ टच का पालन कर रही है। हमने देखा है, हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरे ही लाइफ में मेरे साथ कोई काम करते थे, चेन्नई में जब मैं था तब काम करते थे, तो मेरी एक हैबिट थी कि मैं जाके उस बच्चे को हग करता था, और फिर उसकी माँ ने उसे सेफ एंड अनसेफ टच सिखाया, और फिर जो रेगुलर प्रैक्टिस था मैं जाके हग करता था बच्चे को, और फिर एक दिन उस बच्चे ने मुझे ऐसे हाथ दिखाया और बोला, मुझसे ऐसे एक्शन में बोला, सेफ एंड अनसेफ टच। सो आई वॉज शॉक्ड बट आई वॉज हैप्पी कि जब एक 3 साल का बच्चा ये सीख सकता है तो हम क्यों कोशिश नहीं करते हैं, स्कूल्स क्यों कोशिश नहीं करते हैं, पेरेंट्स क्यों नहीं एफर्ट लेते हैं, क्यों ये नहीं होता है? और ये इतनी अहम बात है जब बच्चा लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा में पड़ सकता है, एंड एफर्ट बहुत छोटा है जी। बहुत एक छोटा सा एफर्ट है, पर एफर्ट नहीं हो रहा है जी। आप सबकी बातें सुनकर मुझे कुछ ऐसे बोलते हैं ना, शब्द कम हो जाते हैं जब आप इन सब चीज़ों पे बात करते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे घर की नींव है, और हर एक पेरेंट का जिंदगी का अगर सबसे अच्छा जो फ्रूट कहते हैं वो बच्चा है फैमिली का। तो अगर हम बाकी सब चीज़ों की प्लानिंग करते हैं कि बड़ा होके उसकी एजुकेशन सेफ हो, उसको अच्छा कॉलेज मिले, फर्दर स्टडीज के लिए जाए, उसके लिए पैसा बचाते हैं, पर इतनी इम्पोर्टेंट बात हम क्यों मिस कर रहे हैं, इसी बारे में हम सभी को सोचना। हम तो मैरिज तक का प्लान कर लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। मैरिज तक का प्लान कर लेते हैं, बिल्कुल, और उसके बाद कहाँ घूमने जाएंगे, हनीमून का भी वो भी हो जाती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बच्चों की सेफ्टी जो है, मेंटल फिटनेस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस और उनकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसपे हमें सभी को मिलकर सोचना भी पड़ेगा और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अब शुरुआत करेंगे तो शायद आगे की आने वाली जनरेशंस और भी अवेयर होंगी, ताकि वो और अच्छे से अपनी आगे वाली जनरेशंस को इस बारे में बात कर सके। करंटली अगर जिस तरह के स्टैटिस्टिक्स इन सब ने बताए हैं, आपको भी सुनकर मुझे लगता है कि अचंभा हुआ होगा कि ये सब चीज़ें हमारी सोसाइटी में हो रही हैं, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं या देखना नहीं चाहते हैं। ये दो में एक चीज़ हमें भी सोचना है। आज हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, आप तो देख रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने सोसाइटी में, अपनी फैमिलीज में इसके बारे में डिस्कस करें, अपने बच्चों के साथ बात करें। जिस तरह मनीष जी ने बताया कि 3-3.5 साल का बच्चा भी समझ सकता है। ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चों ने यूट्यूब चैनल्स कैसे सर्व करते हैं, कैसे चैनल्स को चेंज किया जाता है, म्यूट अनम्यूट करना भी सीख गए जूम मीटिंग कॉल्स में, तो ये भी ज़रूर सीख लेंगे, और ये उनकी सेफ्टी के लिए, तो ये सिखाना पहले ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें बाद में आएंगी तो भी चलेगा। इस चर्चा को हम फॉलो करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में भी, जहां हम
पॉक्सो एक्ट के बारे में बात करेंगे और डिटेल में जो प्रिवेंशन है इस चीज को हम कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जाते जाते मैम, नताशा मैम, आपसे एक मैसेज जरूर लेना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को। आप इन बच्चों के साथ डे इन डे आउट काम कर रही हैं, उनकी मेंटल वेलबींग के लिए क्या मैसेज आप देंगे फैमिलीज को, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को? बिल्कुल, ये बहुत ही अगेन ज़रूरी सवाल है। एंड सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो प्रिवेंशन है वो बहुत ज़रूरी है जी। बट उससे पहले अगर जिनके साथ ये घटना घटी हो जी। उनको क्या करना चाहिए, राइट? सबसे पहले तो मैं बोलूँगी पेरेंट्स को कि आप बिलीव योर चाइल्ड, अपने बच्चे को मानिए, अपने बच्चे को सुनिए, उस बात को नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए तो आप सही जगह जाइए, चाहे वो एक सोशल वर्कर हो, चाहे वो एक साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो एक संस्था हो जो सेक्सुअल अब्यूज में काम करते हैं जी। ऐसे संस्थाएं हैं जी, राइट? आप किसी भी प्रोफेशनल से जुड़ सकते हैं जो आपको मदद कर सकता है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले हमें अपने बच्चे के ट्रस्ट को बिट्रे नहीं करना चाहिए। हमारा बच्चा हमारे पास आता है क्योंकि वो हमें ट्रस्ट करता है जी। और वो ट्रस्ट ही ऐसी चीज़ है जो उस बच्चे की पूरी लाइफ टाइम वो टूट जाती है और वो ट्रस्ट वापस बार बार बनाने में उनको तकलीफ होती है, इवन इन देयर अडल्टहुड, राइट? तो ये हमें समझना है कि वो ट्रस्ट, हमें अपने बच्चे को ट्रस्ट करना है, बिट्रे नहीं करना है उनके ट्रस्ट को, बिकॉज वो एक ट्रॉमा वो जीवन भर लेके जाएंगे। तो मेरा यही मैसेज है कि प्लीज़ अपने बच्चे को सुनिए, अगर वो ऐसी बात आपको बताते हैं तो उसको नज़रअंदाज ना करें। अगर खुद आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक सही संस्था या एक सही प्रोफेशनल के पास जाइए। जी जी, थैंक यू सो मच मैम। मनीष जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस सेशन के एंड में? जी, जैसे मैम ने कहा कि बच्चों को अपने पेरेंट्स के पास या किसी के पास जाना चाहिए। मैं तो ये मैसेज दूंगा बच्चों को कि जो भी बच्चे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, प्लीज़ जाकर आप कंप्लेन कीजिए। अगर आपको नहीं पता है कहाँ कंप्लेन करना है तो आप पुलिस स्टेशन भी जा सकते हैं, या एक बहुत इजी नंबर है आपके लिए, आप मत भूलिए, 1098। आप इस नंबर पर फ़ोन कीजिए और आपको सारी मदद मिल जाएगी। ये गवर्नमेंट का हेल्पलाइन नंबर है गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। 1098 पर आप फ़ोन कीजिए या फिर आप 100 फ़ोन लगाइए, हिम्मत करके आप बोलिए, लेकिन आप ये गलत काम को मत सहिए। और भले ये आपके साथ 2 साल पहले या 3 साल पहले या 4 साल पहले भी हुआ है तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो भी अगर आज आपकी उम्र 20 या 21 साल की हो गई और ये आपके साथ 16, 17, 15 में भी हुआ है तो भी आज आप कंप्लेन कर सकते हैं, आपका कंप्लेन लिया जाएगा। तो आज एटलीस्ट आप हिम्मत कीजिए, आप कंप्लेन कीजिए, 1098 को फ़ोन लगाइए या फिर आप पुलिस में कंप्लेन कीजिए, 100% सुनवाई होगी एंड जिसने भी गलत किया है उसे सज़ा पक्का मिलेगी। थैंक यू सो मच। हेल्पलाइन नंबर्स नोट कर लीजिए जिस तरह से मनीष जी ने बताया है। मुझे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, पेरेंट्स और जितने भी एजुकेशन इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं, आप ये टॉपिक पे एटलीस्ट महीने में एक बार आपकी संस्था में या आपके बच्चों के साथ एक बार ज़रूर बात कीजिए, जिससे उनका जो मोटिवेशन है ना वो बढ़ेगा। जब तक आप बात इनिशिएट नहीं करोगे, जब तक आप इसको एक टैबू के फॉर्म में लोगे, ये चीज़ चलती रहेगी और जिसके विक्टिम आपके बच्चे भी हो सकते हैं और आपकी सोसाइटी में आसपास अभी हो रहा है तो भी आपको नहीं पता है। तो जब तक आप इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे नहीं, और इसका जो मेन इंपॉर्टेंस है प्रिवेंशन, क्योंकि हम उसी पे ज़्यादा भार देते हैं कि ये घटना घटने के बाद क्या करना है, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बट इसको रोका कैसे जाए। तो इसको रोकने में हमें हेल्प चाहिए पेरेंट्स की, और ऐसे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, या स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटी, जहां पे भी लोग हैं, इसके बारे में लोगों का अवेयरनेस क्रिएट करवाना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जी। और इसके बारे में अगर डिटेल में अगर आपको कुछ भी जानना है तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। गवर्नमेंट के खुद के भी ये प्रोग्राम्स होते हैं
आप गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए। बिल्कुल। और इसी के लगते हुए जो जानकारी है वो हमारे फॉलोइंग एपिसोड में भी आपको मिल जाएंगी, तो वो देखना भी मिस ना करें। और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हमारे पास है, गूगल तो हम बहुत इजीली सर्च कर लेते हैं, इन चीज़ों के लिए क्यों नहीं करते वो बहुत बड़ा प्रश्न है। तो सोचिए इसके बारे में। अपने बच्चों की सेफ्टी जो है वो आपके हाथ में है। अगर आप उन्हें चाहते हैं सेफ रखना, तो ये सारी चीज़ें उनके साथ बात करनी, उन्हें समझानी ज़रूरत है। इसे जिस तरह से मुंजाल ने कहा कि टैबू की तरह ना ले। जब हम बाकी सारी चीज़ें घर में डिस्कस करते हैं, हम बच्चों को पूछते हैं कि बेटा आपका क्रश क्या है, आपके कॉलेज में आपको कौन पसंद है, आपके क्लास में आपको क्यों पसंद है, ये व्हाट्सएप में कौन सी लड़की है, कौन सा लड़का है, हम इसके बारे में बहुत फ्रीली आजकल बात करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हम हमारे बच्चों के दोस्त हैं। तो इस बारे में क्यों नहीं बात करते हैं, क्यों एक्सेप्ट नहीं करते अगर बच्चा हमारे पास आके कहता है कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो सही नहीं है। या बच्चा अगर नहीं कह पाता है तो उसके बिहेवियर से भी हमें जज करना है एज अ पेरेंट, एज अ फैमिली, कि बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है। बात करने की कोशिश करें, बात करेंगे तो हम इसको रोक पाएंगे। अगर हमने इग्नोर किया तो वो बच्चे को और भी सहन करना पड़ सकता है, और उसकी मानसिक स्थिति जो है वो शायद पता नहीं कितने सालों तक ऐसी ही रहेगी, और आगे लाइफ में जाके शायद वो किसी पे भी विश्वास ना कर पाए। और हम हमारे बच्चों के लिए ऐसा भविष्य बिल्कुल भी नहीं इच्छ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो Thank you. मच। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।